फैसला आया है उसमें ये कहा है कि उसके खिलाफ रेफरेंस जो था वो बदनीयती पर मुश्तमिल था। आज हम सब मिलकर इमरान खान सिलेक्टेड और उसके सिलेक्टर्स को ये कहते हैं कि इस तारीखी नाकामी के ऊपर तुम सब लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। पाकिस्तान की तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। किसी को वोट की इज्जत से खेलने का हौसला नहीं होगा। कठपुतलियों का खेल अब इंशाअल्लाह खत्म होने को है। हमारी डिमांड है कि वोट को इज्जत दो, सियासत से दूर हो जाओ और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत करने दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू प्रोग्राम सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। आप सुन रहे थे मरीम नवाज साहिबा को कोयटा में पीडीएम के जलसे से वो खिताब कर रही थी और उन्होंने सिलेक्टेड और सिलेक्टर के हवाले से जो एक बयानिया है वो बार बार रिपीट करती हैं जब भी लोगों के पास जाती हैं, वो कह रही थी। और दूसरा, गवर्नमेंट से इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा कर रही थी जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के नतीजे में या उसकी रोशनी में, और तकदीर बदलने की बात कर रही थी। और मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि इस्तीफ़ा तो बड़ी दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब को भी देना चाहिए था जब वो हुकूमत में थे, और हुकूमत में होते हुए बहुत दफ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में हुए। लोगों को बुनियादी हक नहीं मिला, लोगों के साथ बड़ी जुल्म ज़्यादती होती रही। सानिया मॉडल टाउन हमारे सामने है, लोगों को गोलियां लगी, आज तक उसका इंसाफ नहीं हो सका। एंड यू नेम इट, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। लेकिन इस्तीफ़ा नहीं दिया जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला नहीं आया पनामा का। पॉइंट सिर्फ इतना है जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाह रहा हूँ। नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू डिफेंड इमरान खान और पीटीआई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे जो सियासतदान है ना, ये सियासतदान है। ये जब गवर्नमेंट में होते हैं तो ये एक बात करते हैं, ये ऑपोजिशन में होते हैं दूसरी बात करते हैं। और इनकी जब सीट्स स्विच होती हैं, यानी कि गवर्नमेंट वाले ऑपोजिशन में जाते हैं और ऑपोजिशन वाले गवर्नमेंट में जाते हैं, तो जो पहले गवर्नमेंट में बैठे बात कर रहे होते हैं एग्जैक्टली वही बात ऑपोजिशन से जो गवर्नमेंट में आता है वो करना शुरू कर देता है, और जो पहले गवर्नमेंट में बैठा होता है, पहले जो ऑपोजिशन में बैठा हुआ है वो वही बात करना शुरू कर देता है। और ये बारियां लगी हुई हैं, जब इधर बैठना है ये बात करनी है, उधर बैठना है ये बात करनी है। लेकिन इस सिस्टम को कोई नहीं चेंज करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये सिस्टम गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करता है, ये सिस्टम ऑपोजिशन को भी सपोर्ट करता है, और ये सिस्टम इशराफिया को सपोर्ट करता है। इसको कोई नहीं चेंज करेगा। बहरहाल ये बातें होती रहती हैं, चलती रहती हैं। अब तो सुन सुन के भी अजीब सी फीलिंग आती है। भुट्टो साहब ने, बिलावल साहब ने, भुट्टो साहब ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात नहीं कर रहा, बिलावल साहब ने क्या कही, अभी सुन। हम सब एक पेज पे हैं, बाकियों को अवाम का स्टेज पे, अवाम का पेज पे आना पड़ेगा, वरना इन सब को घर जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के अवाम के इदारे हैं, इमरान के टाइगर फोर्स नहीं। और जब तक हम में दम है, हम इमरान खान को हमारे इदारे तबाह नहीं करने देंगे। और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने तकरीर करते हुए क्या कहा, ये भी सुन। हम इदारों का एहतराम करते हैं, हम इदारों के जिम्मेदारान का एहतराम करते हैं, लेकिन अगर वो पाकिस्तान पर मार्शल लॉ मुसल्लत करते हैं या एक जाली हुकूमत की पुश्तबानी करते हैं, तो फिर उनसे गिला करना, उनसे शिकायत करना, उनसे एहतजाज करना हमारा हक बन जाता। ये हुक्मरान जाली हैं, जाली थे, और इन जाली हुक्मरानों के खिलाफ अब हमारी तहरीक और भी ज्यादा जोर से आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। और मुराद सईद साहब आज बोले जैसा कि वो हमेशा बोलते हैं, जब बिलावल भुट्टो जरदारी बोलते हैं उस तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और फ़ौरन यहाँ से मुराद सईद बोलना शुरू कर देते हैं। उनका बटन ऑन हो जाता है फौरी तौर पे, क्योंकि उनको जिम्मेदारी ये दी गई है। तो जवाब तो उन्होंने देना था, क्या दिया ये सुनिए। इमरान खान के खिलाफ बोला जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ कैंपेन हो रही है, और यहाँ से ज्यादा जश्न इंडिया के अंदर मनाया जा रहा है। ये बैनुल-अक़वामी साजिशें हैं इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के चीफ और DGI और पूरी फौज के खिलाफ जो सरहदों पे लड़ रहा है उनके खिलाफ। इस कैंपेन को हमने सब मिलकर हमने ऐद करना है कि अपनी अपनी क़ियादत की सपोर्ट होगी। नजरिया होगा, नजरिया पाकिस्तान पहले होगा, पार्टीबाजी होगी, पाकिस्तान पहले होगा, कौमियत होगी, पाकिस्तानी कौमियत पहले होगी। हमने इस कैंपेन के खिलाफ मुकाबला करना है, आपने भी करना है। मेरे साथ एक बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल है आज। सीनियर जर्नलिस्ट का आरिफ हमीद भट्टी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है,
भट्टी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इरशाद भट्टी साहब सीनियर जर्नलिस्ट, आपका बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। और जनरल अमजद शुएब साहब दफाई तज्जिया नगार हमारे साथ हैं। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया। आरिफ हमीद भट्टी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। आप बड़ी देर बाद मेरे शो में तशरीफ़ लाएँ, आपकी मेहरबानी सर, आप आए हैं। मुझे ये बताइएगा कि कुछ अंदर की खबर दें सर। भट्टी साहब शुरू इससे करते हैं। मैंने सुना है कि ये नैब की हिरासत में मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनसे नून लीग के चंद सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात हुई। एक तरफ तो मरीम नवाज़ ये तकरीरें कर रही हैं, सिलेक्टर और सिलेक्टेड की गर्दान जो है वो उन्होंने पकड़ी हुई, और वो कहते हैं कि अब वोट को इज्जत देने का वक्त आ गया और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और दूसरी तरफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जो सीनियर ओहदेदारान जाकर मिले हैं, जो नैब की हिरासत में जो मियाँ साहब हैं, उसमें कोई गुफ्तो शनीद हुई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिसके नतीजे में मैंने ये भी सुना है कि मियाँ नवाज शरीफ ने नाराज़गी का इजहार किया है। तो ये ज़रा अंदर की स्टोरी भट्टी साहब फरमाइए, बताइए क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम, आप माशाल्लाह सीनियर एंकर और आप हम जैसे गुमनाम आदमियों को बुलाते नहीं, इसलिए मैं हाज़िर नहीं होता आपके प्रोग्राम में। अब आ जाते हैं हमारी सियासत। और आज मोहतरम नवाज शरीफ ने तकरीर फरमाई मेरे अदारों को टारगेट करके। उनकी साहबजादी ने तकरीर फरमाई ड्रामेबाजी से। वो क्या बच्चा समझा हुआ है हमें? अवाम के वोट की बात करते हैं, अवाम का वोट, अवाम का वोट, वोट को इज्जत दो। वोट की तजलील तो जो तुम लोगों ने की है, जो पाँव में रोंदा है 30 साल इस मुल्क की अवाम को, आइन को रोंदा है। तुम्हें पता ही नहीं है तुम करते क्या हो। आप ज़ाती इख्तलाफ की बजाय इतने के इंतकाम पर आ गए हो कि आपको पता ही नहीं। आप आर्मी चीफ को टारगेट कर रहे हो, अब DGISI को टारगेट कर रहे हो, आप उन हर जजों को टारगेट कर रहे हो जिन्होंने मेरिट पे फैसला दिया। फाइज ईसा की आप तारीफ कर रहे हो, अच्छी बात है। साकिब निसार ने आपको नहल किया तो वो बुरा हो गया। जनरल ज़ियाउल हक ने आपको गोद में रखे पाला, वो अच्छा हो गया। मौजूदा जो फौज आपको रेस्क्यू नहीं कर रही, आपके फ्रॉड के लूट मार के केस ख़त्म नहीं कर रही, तो वो बुरी हो गई। और तुम चाहते क्या हो? तुमने गुलाम समझा हुआ है, भगोड़ा बार के बाहर जाके बैठे हुए हो, अरबों रुपए के महल में रह रहे हो और मुझे गरीबों की बात सुना रहे हो। एक पेज पे है, बिलावल साहब कह रहे हैं एक पेज का है भैया आपका और मेरा। आपका तो खरबों रुपया बाहर है। 12 साल से सिंध में हुकूमत है। मुझे बता दो कि जो तुम कपड़े पहनते हो, लिबास पहनते हो, जैसी रिहाइश तुम्हारी है, जैसा खाते पीते तुम हो, सिंध की -1% भी वो आम जिंदगी गुजार रही है। इन्होंने लूटमार किया हुआ है ये, और हमारे अदारे भी थोड़े से गलत कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा मार्जिन दे रहे हैं। और दूसरी बात, हाँ NRO हो रहा है, NRO हो रहा है, NRO हो रहा है। बदकिस्मती है कि हमारे अदारे भी नहीं समझते। बार बार सांपों को दूध पिलाते हैं, वो फिर इन्हें डसते हैं और ये फिर दोबारा दूध उनके आगे रखते हैं। शहबाज शरीफ से भी मिला है, और ज़ुबैर साहब जिनको इन्होंने बनाया है, उन्होंने 5 दिन पहले फिर एक अहम शख्सियत से मिली है। बताए ना, नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी है। एहतशाम साहब आप वकील हैं, और उसका तर्जमान मुकर्रर कर दिया गया ज़ुबैर साहब को, जो सारी बुराई की जड़ है, जिसने सारे इख्तलाफत इतने कर दिए कि नवाज शरीफ बाहर बैठा ललकार रहा है आपके सलामती के अदारे को। उसका तर्जमान बोल रहा है मुजरम का, इश्तिहारी का ज़ुबैर अहमद, तर्जमान नवाज शरीफ। तो मेरी गुजारिश है, अब ये अदारे जो इन्हें थोड़ा सा रिलीव देते थे, मेरिट पे काम करें, किसी को गोद लेने की ज़रूरत नहीं। और इमरान खान साहब भी अब बड़े हो जाए, वो बच्चे नहीं रहे, अंडर 9 नहीं रहे, अपनी जंग खुद लड़े, अदारों के पीछे ना छुपे। एक जलसा PTM करती है, 15 इनके आके वजीर और मशीर आके आधा घंटा तकरीरें करते हैं, और उनके जलसे को इतना लोगों की नब्ज में डाल देते हैं कि अपोजिशन बहुत बड़ा जलसा कर रही है। अब अपोजिशन को प्रमोट करने में जो हुकूमत के नाहल और नलायकों का हाल है ना, वो, और इससे ज़्यादा अपोजिशन अपने लिए उतनी नहीं मेहनत करती। ठीक हो गया भट्टी साहब। इरशाद भट्टी साहब, ये जो आरिफ उमीद भट्टी साहब बात कर रहे थे, ये शो में पिछले हफ्ते भी मैंने कही थी कि PDM का जो जलसा होता है उसका इतना मोमेंटम होता नहीं है, यानी कि अपोजिशन उसका इतना मोमेंटम बनाने में कामयाब नहीं होती है जितना खुद हुकूमत उसका मोमेंटम बना देती है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान खुद मियां नवाज शरीफ की तकरीर के वो तमाम हिस्से कोट करते हैं जो अदरवाइज हमें मना कर देते हैं कि जी आप मीडिया पे नशर नहीं कर सकते बिकॉज ही इज़ अ कॉन्विक्ट, लेकिन
پرائم منسٹر صاحب خود کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو ان کے یہ جو عارف حمید بھٹی صاحب نے کہا کہ جی ان کے جتنے بھی ترجمان ہیں وہ آ کے اس کو بار بار ٹٹولتے ہیں, لاتے ہیں اور وہ خود مومنٹم بناتے ہیں. تو ایک تو اس کے اوپر فوکس کیجئے گا کہ یہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی میں فلو ہے ٹو ڈیل ود دی اپوزیشن وین دی اپوزیشن از ڈوئنگ دی اپوزیشن. اور دوسرا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو سٹوری جس کے اوپر میں عارف حمید بھٹی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ روشنی ڈالیں کہ اس وقت میاں نواز شریف نے باقاعدہ طور پہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر قیادت سے کہ آپ لوگ میاں شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان برج نہ بنے. اور وہ جو قیادت ہے, وہ جو لوگ جن سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے وہ مریم نواز کے ساتھ آج سٹیج پر نہیں تھے. تو مسلم لیگ نواز میں اب ڈویژن ہے, تقسیم ہے. ارشاد بھٹی صاحب. پہلی بات بہت شکریہ آپ کا, اور دوسری بات عارف حمید بھٹی صاحب کو ہمیشہ سن کر اس لیے اچھا لگتا ہے کہ دل سے بولتے ہیں. ظاہر ہے جو بھی ہو آپ ان کے نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں, مگر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جھوٹ بول رہے ہیں یا بدنیتی سے بول رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ دو باتیں مریم نواز صاحبہ کی جو آپ نے شروع میں کہیں کہ سلیکٹرز سیاست سے دور ہو جاؤ, سلیکٹرز سیاست سے دور ہو جاؤ, اور جو جسٹس فائز عیسیٰ کا ریفرنس ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے. اب اس سے بڑا فراڈ, دھوکہ, دو نمبری, منافقت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. اتنا دھوکہ, اتنا منہ پہ دن دیہڑے جھوٹ کہ یعنی میں ایک سٹیج پہ, مجھے پتہ ہے ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے سیاست میں, مجھے پتہ ہے ان کی واحد کوالیفیکیشن ہے کہ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں, مجھے پتہ ہے کہ وہ کوئی وہ کسی درسگاہ میں, سیاسی درسگاہ میں پلی بڑی نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ وہ ٹویٹر پہ ہی ساری لوگوں کو ہٹا رہی ہوتی ہیں اور بلا رہی ہوتی ہیں. لیکن اتنا جھوٹ, پہلا جھوٹ یہ ہے کہ سلیکٹر سیاست سے دور ہو جاؤ. میں لمبی چوڑی باتوں میں نہیں جاتا. ان کی ترجمان جو ان کے ساتھ ہوتی ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ نے پرسوں کہا مریم نواز صاحبہ کے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ ٹوٹا ہے, توڑا گیا ہے, آرمی چیف تحقیقات کریں. اب مجھے بتائیں کہ گجرانوالہ جلسے میں جو نواز شریف کا مجرم تھا, جس کو نواز شریف کو جس نے نااہل کروایا, سزائیں دلوائیں, جس نے الیکشن ہروایا, اس سے درخواستیں کی جا رہی ہیں کہ بھائی جان مہربان قدردان ہمارا دروازہ ٹوٹ گیا ہے, ذرا اس کی تحقیقات کریں. یہ ہے وہ ان کی جھوٹ اور منافقت کی صرف ایک سمپل ایگزامپل. یعنی آپ بلاول بھٹو جیسا آئین, جمہوریت پسند اور سویلین بالادستی پر یقین رکھنے والا بندہ وزیر اعظم کو نہیں اپیل کرتا, کہتا ہے آرمی چیف اور ڈی جی آئی تحقیقات کریں. مریم اورنگزیب کہتی ہیں یعنی ترجمان مسلم لیگ کی آرمی چیف مدد کریں. زبیر عمر صاحب گلاب جامن کھانے جاتے ہیں آرمی چیف ہاؤس. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں مر گئے, لٹے گئے, ہر گئے, آرمی چیف صاحب کو فون کرتے ہیں. احسن اقبال, خواجہ آصف صاحب وغیرہ پارٹی جاتے ہیں آرمی چیف کے پاس. شہباز شریف کہتے ہیں الیکشن سے پہلے میں 1 مہینہ وزیر اعظم بن چکا تھا, الیکشن سے پہلے, اور کابینہ کے نام فائنل ہو چکے تھے, وہ بھی غالباً عمران خان صاحب کے ساتھ تو نہیں ہوئے ہوں گے. اس کے علاوہ جو باقی ساری پارٹیاں چلی ہوئی ہیں وہ بھی آرمی چیف اور ڈی جی آئی اور فوج ہی ان کی مجرم ہے. یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ میں سیٹیاں بجا دیں, قائد اعظم کے مزار پر جوتوں سمیت چڑھ دوڑے, فوج کو مجرم بنا دیا, اور اس کے بعد کہتے ہیں بھائی جان ساڈے دروازہ ٹوٹ گیا, یہ ذرا مدد کرنا, اور نال ہی دوسرے اسی سانس میں کہتے ہیں آرمی چیف صاحب آپ ہیں ہمارے سارے جو گناہ ہیں, سلیکٹرز ہیں آپ. دوسری بات انہوں نے کہا بدنیتی پر مبنی, اور ریفرنس کا اردو ترجمہ فیصلے کا 224 صفحاتی ترجمہ کروا کے پڑھ لیں. یہ جب ریفرنس آیا تھا نا تو شور مچ گیا حریت پسندوں کا. یہ ریفرنس سازش ہے, یہ ریفرنس آزاد عدلیہ پر حملہ ہے, یہ ریفرنس فیض آباد دھرنے فیصلے کا نتیجہ ہے. کبھی میں نے اعتراض کیا ہے کہ حدیبیہ پیپر مل کا بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ دیا تھا, اور اوپن اینڈ شٹ کیس ہاؤس آف شریف کے خلاف انہوں نے خارج کر دیا تھا, اور کیس کے دوران یہ بھی فرمایا تھا کوئی میڈیا اسے ڈسکس نہ کرے. کبھی میں نے اعتراض کیا؟
मुझे एतराज़ है। क्यों नहीं किया? क्योंकि काबिल एहतराम मैं अपनी अदालतों के साथ हूँ, जो मेरी अदालतें कहती हैं मैं मानता हूँ, मैं उनका एहतराम करता हूँ। और अगर अब इस रेफरेंस के फैसले में, इसी जिसमें 224 सफाती फैसले में जिसमें लिखा है कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी है, सदर ने इख्तियारात से तजावज़ किया, ये जिसमें लिखा उसी में है कि ये जो रेफरेंस है ये फैज़ाबाद धरने के फैसले का नतीजा नहीं है, ये लंदन जायदादों की वजह से बना है। दूसरा है रेफरेंस बदनीयती पर मबनी नहीं है। अच्छा चलिए तीसरा है रेफरेंस, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैंने अब जज इस हवाले से जज साहब की जासूसी नहीं हुई। उसके बाद फिर ब्रेक का वक्त हो जाएगा। जो इनका पॉइंट ये है कि ऐसे रेफरेंस आजाद अदलिया पर कदगन नहीं लगा सकते। ये बेदार मुआशरों में अदलिया के लिए ऐसे रेफरेंस बाइसे तकवीयत होते हैं। ये है इस फैसले में लिखा हुआ। ये कल परसों आया, आज स्टेज पे चढ़ के वो झूठ बोल रही हैं। तो 4 दिन पहले की बात, 5 दिन पहले की बात, 10 दिन पहले की बात, वो कितना झूठ होगा? इसमें क्या किया जाए? सर मैं आता हूं मसला यानी आपको पता है रेफरेंस आया, एक एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफा दे दिया बगैर पढ़े। ओ भाई जज काबिल साहब नहीं होते। सर आता हूं आपके पास आता हूं। जैन साहब को माइक दीजिएगा। जैन साहब, ये जो गुफ्तगू आपने सारी सुन ली, पीडीएम अपनी तरफ से अब जो जलसे कर रही है, मोमेंटम बना रही है उन जलसों का, गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो फ्लॉ नजर आता है, चाहे वो पीडीएम को रिस्पांस देने के हवाले से हो या फिर उनकी अपनी कारकर्दगी के हवाले से हो। क्योंकि अगर कारकर्दगी के महाज पे हुकूमत परफॉर्म कर जाती तो शायद अपोजिशन को इतना स्पेस ना मिलता खेलने का जिस तरह से अभी मिला हुआ है। तो आप एक दफाई तज्जिया निगार या एक पाकिस्तानी की हैसियत से मुझे बताएं कि आने वाले दिनों में आप इस तहरीक को जो अपोजिशन चला रही है किस हद तक कामयाब होता हुआ देख रहे हैं और हुकूमत पे क्या असर पड़ेगा इसका पॉसिबली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि हुकूमत के अपने भी बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे गवर्नेंस के इश्यूज हैं बहुत सारे, या अभी भट्टी साहब बात कर रहे थे कि इनके वज़रा रोज दुकान लगा के बैठ जाते हैं, एक नहीं 10-10 11-11 लोग आ जाते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से कंफ्यूजन भी है, बाद औक़ात उससे तलखी भी बढ़ती है। फिर ये है कि ऑपोजिशन बाहर सूरत एक ऑपोजिशन है जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा है, आप उसको जाके तो दरिया में नहीं फेंक सकते, आपको उसके साथ कोई एक किस्म की वर्किंग रिलेशनशिप रखनी जरूरी थी जिससे कि स्मूथली आपका पार्लियामेंट का काम चलता। आज पार्लियामेंट रिडंडेंट है, पार्लियामेंट बिल्कुल बेकार होकर बैठी हुई है, उसका जवाब ही कोई नहीं अब इस तरह रहने का। तो वो इश्यूज तो मौजूद हैं, लेकिन ये भी एक बड़ी हकीकत है कि इन लोगों को तकलीफ हुई क्या जो आज ऑपोजिशन जो इतना वावेला मचा रही। मेरी नजर में तो सवाए करप्शन के केसेस के और कुछ नहीं। दूसरी तरफ बात यह है कि जो आज जलसा हुआ वो यूं लगता था कि जैसे बीजेपी ने यह जलसा किया हुआ है और ये लोग जो हैं वो बीजेपी के मेंबर हैं और वहां से ये तकरीरें कर रहे हैं, मासवा एक आध के, बाकी सब तकरीरें वही थी जो हम वहां से क्रॉस द बॉर्डर सुनते हैं। और फिर जो दो बातें आप करिए, यानी मरियम का, मुझे मरियम हो या आप देख लीजिए ये बिलावल जरदारी हो, इनका आप देखिए, मैं बड़ा हैरान होता हूं कि हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग सियासतदान इनके सामने हाथ बांध के बैठ जाते हैं, जिनकी इनकी उम्र से दुगनी सियासत की उम्र है। इन लोगों की परवरिश इन कामों में हुई है। मियां साहब का अपना कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए, या पैसा बनाना या झूठ बोलना या बिल्कुल, और जालसाजी, यानी सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जाली कागज पेश कर रहा है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। लेकिन इनके जो खानदान शरीफा के गुलाम लोग हैं वो साथ हैं, अब वो इसको भी, और जिन बच्चों की परवरिश मनी लॉन्ड्रिंग में, मनी मेकिंग में, झूठ बोलने में, फ्रॉड करने में हुई है, आप उनसे तवक्को क्या करते हैं? इरशाद भट्टी भी बयान की बात कर रहे थे, इसने मिसिंग पर्सन की बात की है। मिसिंग पर्सन का जनाब तकरीर कर रही थी, कह रही थी कि जनाब वो लड़की कह रही है कि कई सालों से मेरे भाई कई साल पहले तो तेरा वालिद मोहतरम था वहां पे प्राइम मिनिस्टर, पकड़ती ना उसका गिरबान। और फिर ये इनसे कोई पूछे कि ये आप मुल्क की खिदमत कर रही, वो कौन लोग हैं जो आके वहां पे अफवाज पाकिस्तान को मारते हैं? 21 अभी लाशें उठाई हैं चंद दिन पहले, जला गए वो लाशों को। वो लोग जो आके ये काम करते हैं बलोच, वो अपने घरों में रह रहे हैं, वो भी तो घरों से मिसिंग है, उनकी तलाश करके दें। जो मुल्क का काम करना है वो ये है कि भाई ये मिसिंग कौन है, लेकिन नहीं, इनको अपनी करप्शन बचाने के लिए मुल्क का दिफा जो है वो दांव पे लगा दे। मियां नवाज शरीफ पिछले कई सालों से इस अफवाज पाकिस्तान और मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उसने मुल्क ठीक है, को जलील करने की ब्रेक का वक्त हो गया, मैं ब्रेक लेता हूं जी, ब्रेक के बाद वापस आता हूं।
वेलकम बैक टू प्रोग्राम सवाल। आरिफ हमीद भट्टी साहब, मेरे पास अभी भी बहुत सारे ऐसे शॉट्स हैं हुकूमती तर्जुमानों और वजीरों के जो मैं आपको सुनवा सकता हूं, जो ये कहते हैं हर जलसे के बाद अपोजिशन के कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने ये किया था, जो इतनी दफ़ा हुकूमत में रहे थे, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। सवाल ये पैदा होता है भट्टी साहब कि वो जैसे भी हैं, भाई आप कैसे हैं? आपको अब 2 साल हुकूमत में बैठ के मिल गए, आपने क्या परफॉर्मेंस दी है? पहले भी मैं एक दफ़ा भट्टी साहब इसी प्रोग्राम में ये जिक्र कर चुका हूँ कि ये जो सवाल है कि अपोजिशन से इमरान खान को कितना खतरा है, और अपोजिशन भी वो जो बार बार हुकूमत में पहले आ चुकी है और आजमाए हुए लोग हैं, तो क्या इस अपोजिशन से इमरान खान को खतरा है या इमरान खान को खतरा खुद अपनी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस से है? आरिफ हमीद भट्टी साहब। एहतशाम, मैं आपको पूरे यकीन से ईमानदारी से कह रहा हूँ, इमरान खान को अपोजिशन से 1% भी खतरा नहीं, 1% भी। वजह है अपोजिशन खुद एक पेज पर नहीं है। पीपल्स पार्टी का अलग एजेंडा है, वो 11 जमातें हैं, नून लीग का अलग एजेंडा है, मौलाना फजलुर रहमान का अलग है। ना उनका रास्ता एक है, ना एक मंजिल है। वो अपने लूटे हुए दौलत को बचाना चाह रही है। हाँ, जो आपने सबसे काम की बात की, जितना बड़ा खतरा इमरान खान खुद है और उनकी टीम है, वो अपने साथ एक और उदारे को भी बदनाम करवा रहे हैं। अल्लाह का वास्ता ये बड़े हो जाए, अल्लाह का वास्ता बड़े हो जाए। इनकी नहलों की टीम कहते हैं, बार बार कहते हैं पुरानी हुकूमतें करप्शन थी। मैं चैलेंज करता हूं, अब ज्यादा करप्शन हो रही है। मेरे सामने इमरान खान साहब आ जाए, एक अदारा बता दे जिसको उन्होंने 1% बेहतरी की हो, कोई एक अदारा। अब ज्यादा करप्शन हो रही है, आप तालीम ले ले, आप सेहत ले ले, ज्यादा हो रही है, ऊपर हो रही है, और इसको माइंड भी कोई नहीं करता। खुदा के वास्ते ये टोपी ड्रामा बंद कर दे कि ये वो करप्शन लूट के खा गए। भाई आप कोई एक बदारा मुझे बताए ना कि जो आपने ठीक किया हो। स्टील मिल आपने फायदे में ले आए, रेलवे फायदे में ले आए, पीआईए फायदे में ले आए, रेवेन्यू बेहतर हो गया, पटवारी का डसा तो 10 सालें जा रहा है, रिश्वत पहले से ज्यादा बाजार गर्म है, रेट ज्यादा हो गया, लोगों की इनकम नहीं है। आप अपनी कारकर्दगी जीरो दर जीरो कर रहे हो। वो तर्जमान रखे हुए हैं जिन्हें सियासत की एबीसी नहीं आती, जिन्हें मोहल्ले में नाई वो सब्जी उधार नहीं देता, वो 2-2 घंटे हमें उन्हें लाइव दिखाना पड़ता है। हमारी गर्दन पे अंगूठा रखते जाते हो बार बार। और भाई अपनी कारकर्दगी बेहतर करो, आगे हो। तुम बताओ 2.5 सालों में आपने, मोहतरम वजीर आजम साहब, जब बिल जलाया था तो उस वक्त कितने का यूनिट था और आज कितने का है? जब आप आए थे आटा कितने का था और बिजली कितने का थी, सुई गैस कितने की थी, आलू कितने रुपए किलो था और लोगों की रोजगार कितने की थी? 90% बिजनेसमैन कंगाल हो गए। आप खुद कहने ना, आप किसे जई ना तो गल करनो रही ना, इनका ये हिसाब है। आप इनके लोगों को जानते हैं। ये जो तकरीरें हमें दिखानी पड़ती है, अल्लाह की कसम खुद शर्म आती है यार, ये क्या बात कर रहे हैं। वो उन्हें समझ नहीं आपका। अच्छा भट्टी साहब, अब एक बात का जवाब दें मुझे यार, खुदा का वास्ता है। भट्टी साहब ये बताइए, जो तर्जुमानों के हवाले से और टीम के हवाले से जो आपने बात की है, अगर मुझे ये महसूस होता है कि गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं हो रही है, आपको ये महसूस होता है, इरशाद भट्टी साहब को होता है, जैन साहब को होता है, तो खान साहब को क्यों महसूस नहीं होता? क्या वजह है आपके ख्याल में? उसकी बदकिस्मती ये है, जब आपके लीडर का ये विजन हो कि जो अपोजिशन को ज़्यादा गालियाँ देगा वो मेरे ज़्यादा करीब आएगा, उसके लिए मैं तालियाँ बजाऊंगा। यही मरियम नवाज का नैरेटिव था। जब मरियम नवाज के वालिद प्राइम मिनिस्टर थे और वो तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ को बदतमीज़ी करने पर मिनिस्ट्री मिली थी। और इस हुकूमत में भी बदकिस्मती है, इनका सोशल मीडिया एक्टिव हो जाएगा। इरशाद भट्टी साहब जैसे साहिब इल्म, ये काश ये फोकस आवाम को उनके हकूक देने पे लगा देते, तालीम बेहतर करने पे लगा देते, सेहत दे देते, महंगाई, ये जो टाइगर फोर्स रखी है, अल्लाह का वास्ता रेंजर के खिलाफ ये फोर्स बनाई है। अब आप मुस्लिम लीग नून के कोई आपकी दुकान है उधर जाएगा, झगड़ा होगा ना। ओए आप क्या कर रहे हो? खुदा के वास्ते आप जो वादे करके आए थे, मदीने की रियासत कहना छोड़ दें। ये अल्लाह का वास्ता है, मदीने की शान बड़ी है, हम उनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है। आपके बंदे जो मदीने की रियासत कहते हैं, मैं बताऊं किस हाल में होते हैं, और मुझे पता है वो किस हाल में होते हैं, उनके कप में क्या होता है। लेकिन खुदारा अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, अब इस मुल्क का सोचें, वरना जिस मुल्क खाई की तरफ ले जा रहे हैं ना हमारे मियाँ नवाज शरीफ, जो मुझे बदकिस्मती है, क्यों जाने दिया इन्होंने? उसे एहतशाम ने नहीं जाने दिया, नवाज शरीफ साहब को मैंने नहीं जाने दिया, इन्होंने जाने दिया। उसने जाके वही जहर घोला, अमेरिकन लॉबियस्ट हायर किए और
زبیر صاحب ایک خفیہ ویڈیو بھیج چکے ہیں جو نواز شریف کسی وقت بھی چلائے گا, جو ان کی بعض اداروں سے کہتے تھے میری 40 سال کی دوستی ہے. اب یہ حکومت بھی تو کچھ ہوش کے ناخن رہے نا یار, کوئی کارکردگی بہتر آنے والے دنوں میں آپ کہہ رہے ہیں گالیاں دینے کے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں شو گارنٹی دے رہا ہوں. اچھا, زبیر احمد نے نواز شریف صاحب کو ایک بم شل بھیج دیا, وہ چلاتے یا نہیں چلاتے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن انہیں پتہ ہی نہیں اندازہ جنہوں نے زبیر صاحب سے ڈیل کی ہے وہ کون سی چیزیں ایک دو ریکارڈ اس ویڈیو کا تعلق میاں نواز شریف صاحب کے کیسز سے ہے. بھٹی صاحب, اس ویڈیو کا تعلق میاں نواز شریف کے کیسز سے ہے, جیسے پہلے ایک جج ارشد ملک صاحب کی ویڈیو آ گئی تھی منظر پہ, اس سے زیادہ ہے, بعض اہم اداروں میں ہے. نواز شریف پچھلے 10 دن سے 2 دفعہ پریس کانفرنس کا ذہن بنا چکے ہیں جس میں انہوں نے بعض اداروں کو ٹارگٹ کرنا تھا ویڈیو, وہ پھر رک رہے ہیں. اب رکتے کب تک ہے مجھے نہیں پتا, لیکن میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں اب ہمارے اداروں کو بھی تھوڑا سا میر جعفروں میں اور سادے بندوں میں فرق پرتا کر لینا چاہیے. اب ان سے NRO دینے کی ڈیل ہونی نہیں چاہیے. انہیں کہیں بھائی ٹھیک ہے قانونی تو ہے, عدالتوں میں جائیں, بری ہو کے باعزت آ جائیں, 100 دفعہ آ جائیں. کیوں ان کے ساتھ بار بار بارگیننگ کرتے ہیں, کیوں سودے بازی کرتے ہیں؟ جو آپ نے کہا یہ صحیح کہا ہے. اس کے پہلے جب شہباز صاحب کے پاس گئے تھے جان کے ویڈیو کیمرے بند کروائے گئے, وہ یہ کون بند کروا سکتا ہے؟ احتشام کرا سکتا ہے, میں کروا سکتا ہوں, ارشاد بھٹی صاحب کرا سکتے ہیں, چلو جنرل صاحب تو کرا سکتے ہیں, ہم تینوں تو کم سے کم نہیں کرا سکتے. بھٹی صاحب, ارشاد بھٹی صاحب جیسا آپ اپنی باری پہ جواب دیجئے گا. ارشاد بھٹی صاحب, آپ نے سن لی ساری گفتگو, نو نیڈ فار اے کویسچن سر, پلیز اپنا تجزیہ دیجئے گا. دیکھیے, دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک چیز عارف حمید بھٹی صاحب نے کہی کہ یہ عمران خان صاحب وہ اللہ نہ کرے یہ بدقسمت ثابت ہوں, ہم بدقسمت ثابت ہوں کہ جہاں ان کی ناکامی کے بعد امید مر جائے گی اور 30% ووٹر جو ہیں جو نئے آئے تھے 25 سے 30% وہ پھر سائڈ پہ ہو جائیں گے اور پھر باریاں لگ جائیں گی. جو دوسری سب سے بڑی ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے آج میری فوج جو میرا مان ہے, میرا فخر ہے, اور جس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری جان بھی قربان ہے, اس کو ٹکے ٹکے کے لوگوں سے ٹکے ٹکے کی باتیں سننا پڑ رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فوج کے ساتھ پوری دنیا لڑ چکی, ناکام ہو گئی, پوری ہر طرف سے سازشیں ہو چکی, ناکام ہو گئی. اب وہ انہوں نے یہ اس رستے سے آئے اور اس وقت بڑا ایک سروائیول اور بڑا ایک کریٹیکل ٹائم گزر رہا ہے. اور انفارچونیٹلی, اللہ کرے میں غلط ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ فوج اور اپوزیشن آپس میں لڑتی رہے اور ان کی نااہلی, نالائکی, بے وقوفیاں اور یہ ساریاں جو ہیں یہ چھپی رہیں. اور پرفارمنس دیکھیے, 2 رستے ہیں عمران خان کے, ایک پرفارم کر کے ڈیلیور کر کے آپ اگلی مرتبہ, پچھلا الیکشن تو کرپشن پہ جیت لیا, اگلا پرفارمنس پہ. دوسرا ہوتا ہے سب مکا دو, حریف کو ہی ختم کر دو. یہ اس رستے پر ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو پرفارمنس اور گورننس پہ کرنا چاہیے. دوسری جو بات امپورٹنٹ کی انہوں نے, یہ جو ویڈیو والی, تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں ہم سن رہے ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں کیونکہ میرا بلیو ہے کہ مجھے کم از کم کسی کو غدار کہنے, کسی کو کافر کہنے کا کوئی حق نہیں. نواز شریف صاحب میرے سے زیادہ محب وطن ہیں. یہ ویڈیو والی بات آپ کے علم میں بھی ہے جس کا خدشہ عارف حمید بھٹی صاحب, عارف حمید بھٹی صاحب, جنرل صاحب, احتشام بھائی, آپ سارے مجھ سے زیادہ محب وطن ہیں. لیکن ویڈیو والی بات آپ کے علم میں ہے جو میں بڑا جس پہ پریشان ہوں, وہ چیزیں کیا ہیں جو نواز شریف صاحب کی لندن میں ملاقاتوں کی باتیں ہیں, جو نواز شریف صاحب کے لندن کے میں رابطوں کی باتیں ہیں, جو نواز شریف صاحب کی زبان ہے, جو اسلام آباد میں غیر ملکی سفارتکاروں کی اپوزیشن میں دلچسپی ہے, جو سیانے کہاں اسلام آباد میں کچھ سیانے کہاں ہوتے ہیں جو زلزلہ آنے سے پہلے اڑ جاتے ہیں, ان سیانے کہاں جو ہیں وہ آف دا ریکارڈ ملاقاتوں میں ڈاٹ سے ڈاٹ ملا کر ہمیں چیزیں آج کل سمجھا رہے ہیں. وہ جو واشنگٹن پوسٹ, خلیج ٹائم, الجزیرہ کا صورتحال کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا انداز ہے, جو بھارتی میڈیا کا جھوٹا پروپیگنڈا چل رہا ہے ایک مسلسل, جو دشمن ملکوں سے خبریں آ رہی ہیں, جو کچھ 1-2 ناراض دوست ممالک سے چیزیں ہم سن رہے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں یا وہ کیا کر رہے ہیں. بریک کا وقت ہو گیا, اس کے بعد پھر جن صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان کا تجزیہ لیتے ہیں آفٹر دی بریک.
वेलकम बैक टू सवाल। जनरल अमजद शोएब साहब, आपसे सवाल यह है कि मियां नवाज शरीफ आज अपनी तकरीर में इदारे और अफराद के दरमियान फ़र्क को वाज़ह करने की कोशिश करते रहे, और दूसरा मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक स्टेटमेंट मेरे सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि फ़ौज हमारी पलकों की तरह है जिसका काम आँखों की सरहदों की हिफाजत करना है, लेकिन जब कोई बाल आँखों में चला जाए तो उसे निकालना पड़ता है। मौलाना फजलुर रहमान कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, जहां तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, उनकी तकरीर जो है वो बुनियादी तौर पे फौज में बगावत करवाने के मुताबिक है कि आप फौज की आला कमान के खिलाफ दूसरे लोगों को फर्क बताएं और उनको नीचे से कहें कि जनाब हम आपके साथ हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन खराबी जो है वो आपकी कमांड में। फौज की स्ट्रेंथ जो है वो उनका डिसिप्लिन और उनकी कमांड के साथ वफादारी, ये उनकी स्ट्रेंथ है। अगर इसको कोई मुतज़लज़ल कर दे तो कोई भी कमांडर आप लगा दें वो महफूज नहीं रहेगा, क्योंकि ये अगर आज ये पसंद नहीं मियाँ साहब को, आज के चीफ, तो कल जिसको भी लगाएंगे वो किसी और को पसंद नहीं होगा, वो यही काम करेगा। ये करना नहीं चाहिए आपको। आप अपने मुल्क को, अपनी फौज को बहुत कमजोर, बहुत गलत रास्ते पे डाल रहे हैं, बहुत कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ जैसा बेवकूफ और कोता नजर इंसान जो है वो हमेशा यही काम करता है। उसने अपने मफादात को तरजीह दी है और मुल्क के मफादात को हमेशा परे रखा है। वो अपने दुख को जो मुशर्रफ की वजह से उसको पहुंचा, उसमें अपने गिरबान में कभी नहीं झांक के देखा कि मैंने उन 5-4 सालों में क्या किया था जो मुशर्रफ मुझे पड़ गया, लेकिन उस दुख से वो बाहर नहीं आ सके। नतीजा ये कि एक मुल्क का जो लीडर होता है उसको तो मुल्क के लोगों की फिक्र होती है, इनको अपनी पड़ी हुई हर वक्त वही रट्टा, कभी कारगिल का किस्सा, कहीं पुराना दुख जो है वो नहीं जा रहा। अब बाजवा साहब अगर इतने बुरे हैं तो यार तुमने उनकी एक्सटेंशन के लिए क्यों अपनी पार्टी से वोट दिलवाया? जब तक एनआरओ की उम्मीद थी इन लोगों को, ये उनके साथ रहे, खामोश रहे और बाजवा साहब को मेरा ख्याल है हर तरह की ताजीम देते रहे। जब इनका खत्म हुआ किस्सा, पता लग गया कि जनाब अब वो एनआरओ हमें करवा के नहीं दे रहे, इमरान खान राजी नहीं हो रहा, तो ये बांटा फोड़ा उन्होंने एक बार पब्लिक में कह दिया कि ये मोहम्मद उबैर जो है ये आके हमें ये कहते रहे, तो उसके बाद से ये दुश्मन हो गए। अब उसके बाद आप देख लीजिए कि लगातार उनका बयानिया यही है। जहां तक मौलाना का ताल्लुक है, मौलाना भी पहले बहुत कुछ कह चुके हुए हैं, और मौलाना ने तो एक वक्त पे धमकियां दी थी, अफगानिस्तान का जिक्र किया था कि वहां अफगानिस्तान, हालांकि इनका दूर दूर से कोई वास्ता नहीं अफगानिस्तान के सारी जंग से, इनका यानी कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है वहां पे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा अगर वहां से हमने अमेरिका को भगा दिया तो आप कौन है? ये जब भी किसी की इनकी करप्शन के बारे में बात करेंगे ये बिफर जाएंगे। आज मौलाना अच्छी बात कर रहे हैं कि जी पलके शलके और ये जो आई लैशेज और मूछों छूछों की बात करके गए हैं, लेकिन असल किस्सा यही है कि अगर आज मौलाना से हिसाब मांग लिया किसी ने तो आप देखेंगे कि मौलाना कितना बिगड़ जाते हैं। मौलाना ने आखिर में कहा कि जी हमारा, अगर आप सियासत में दखल देंगे तो हम फिर आपके खिलाफ होंगे, ये करेंगे। बात ये है, ये हमें कायदे आज़म की तकरीर का हवाला दिया करते हैं कि जी कायदे आज़म साहब ने कहा कि फौज सियासत में दखल न देगी। इनसे क्यों पूछे कि यार तुम कायदे आज़म हो? कायदे आज़म ने अपने जैसे सियासतदानों का कहा था कि जब हम सियासत में होंगे, हम जैसे लोग होंगे जिन्होंने मुल्क बनाया है, लेकिन जो इनकी हरकतें हैं वो तो अंदरूनी, मैं समझता हूँ कि फौज नहीं दखल दे रही तो उनको देना पड़ेगा। ये फौज ने जो हल्फ उठाया हुआ है वो अंदरूनी बैरूनी दोनों जगह से दिफा का है। सियासत में दखल ना देने का मतलब ये नहीं है कि कोई मुल्क को फरोख्त कर दे तो फौज आंखें बंद करके बैठी रहे। बहुत शुक्रिया जैन साहब, आपका मौक़िफ़ भी आ गया। आरिफ हमीद भट्टी साहब, इरशाद भट्टी साहब, आप दोनों मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म हो गया और जाते जाते ये दुआ करते हैं कि लोगों को डिलीवर हो किसी ना किसी तरीके से। बाकी लोग तो जो हुकूमतों में आए हैं उन्होंने जितना डिलीवर किया वो हमारे सामने है। अब तमाम तर नज़रें इमरान खान की तरफ हैं जिन्होंने हुकूमत में ना होते हुए कैंसर हॉस्पिटल बनाया था। अब जब वो हुकूमत में हैं और रियासती वसाइल पर उनकी गिरफ्त है अब, तो उसको अब देखना ये है कि कैसे वो इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान के अवाम के लिए डिलीवर करते हैं। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।